हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडु फ्यूचर चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 9 का फिजिक्स, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास और वेट। दो अलग अलग टर्म्स है, जनरली लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है मास और वेट में, तो आज हम लोग इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेंगे। दूसरा कुछ हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्लास 9 स्टैंडर्ड के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, मास एंड वेट। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मास और वेट को सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मास और वेट, देखिए दो टर्म की बात हो रही है, मास और वेट। अब ये दो टर्म जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों अलग अलग टर्म है। मास को हम लोग सिंपल वे में क्या कहते हैं, देखो अगर हम लोग इसको डिफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आसान होगा इसको देखना। क्या आसान होगा भाई? तो मास क्या है? देखो, मास के बारे में बोला जाता है कि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। किसी भी सबस्टांस के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है ना, उसको हम लोग मास के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या है? तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो फिर वेट क्या है? देखो, वेट एक्चुअली में एक फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है ना अपने तरफ पुल आउट करने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए, दैट इज वेट। वो है वेट। It is a kind of gravitational force of Earth on any object. ये क्या है? A kind of gravitational force applied by Earth on एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होता है ना अर्थ के द्वारा, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं वेट। ओके, मतलब अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही है, दैट इज कॉल्ड वेट। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात, देखो मास के बारे में कहा जाता है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी आंतरिक प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी है। ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो चेंज नहीं करता है, विच कैन नॉट बी चेंज। कह सकते हैं नॉन वेरिएबल है, मतलब ये चेंज नहीं करता है, इसमें वेरिएशन नहीं होता है। ओके, जबकि वेट के बारे में क्या बोलेंगे, तो ये वेरिएबल है, ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकता है। तो ये क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात, मास का अगर हम लोग यूनिट देखते हैं, ऐसा यूनिट अगर हम लोग मास का देखते हैं तो इसका ऐसा यूनिट हो जाता है किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम। लेकिन वेट का अगर आप ऐसा यूनिट देखोगे तो देखो W इजिकल टू क्या होता है? mg। तो देखिए, तो मास का यूनिट अगर हम लोग यहाँ देखें तो kg, और क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मास के बारे में कहा जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। देख रहे हो, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेट के बारे में कहा जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है मेरा? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स है ना, तो फोर्स वेक्टर होता है, तो वेट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट अगला डिफरेंसेस।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेट अगर मास अगर आप मेजर करना चाहते हो तो मास को मेजर करने के लिए आपको क्या होगा, तो आपको पैन बैलेंस चाहिए। देखिए इस टाइप का चाहिए, ये पैन बैलेंस से आप मास मापते हो इस तरह से, पैन बैलेंस है ना। मास मापने के लिए आपको पैन बैलेंस चाहिए है ना। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे तो मेजरमेंट का यूनिट रखेंगे, इसको भी अर्थ अपने तरफ खींचेगा। दोनों को जितने फोर्स से खींचेगा उसके हिसाब से हम लोग इसका मास डिटरमाइन कर लेंगे। मतलब दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पैन बैलेंस है ना। इसको पैन बैलेंस बोलते हैं। मास को मेजर करने के लिए पैन बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है। जबकि अगर आप वेट को मेजर करना चाहते हो सो इट इज बाय स्प्रिंग बैलेंस। किससे हो जाएगा, बाय स्प्रिंग बैलेंस। हम लोग इसको स्प्रिंग बैलेंस है। कैसा होता है स्प्रिंग बैलेंस, देखिए इस टाइप का रहेगा। ओके, और यहाँ पे और इससे देखिए एक स्प्रिंग ऐसे जुड़ा हुआ रहता है और इसके अंदर में एक पॉइंटर टाइप का बनाया हुआ रहेगा इस तरह से, ऐसे। ओके, और इसमें आप ऑब्जेक्ट को वेट कर सकते हो, इसमें आप ऑब्जेक्ट को वेट करोगे। दिस इज स्प्रिंग बैलेंस, ये है स्प्रिंग बैलेंस है ना। इसमें स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग जो होता है अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है। ओके, तो यही होता है। क्लियर है बात। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मास और वेट में क्या डिफरेंसेस हो सकता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्या है, अ काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वेरिएबल प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है नॉन वेरिएबल है, चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल होता है, चेंज होता है ना। ऐसा यूनिट क्या है, केजी। ऐसा यूनिट क्या है इसका, न्यूटन है ना, या केजीएफ भी बोला जाता है कभी कभी, केजीएफ। ओके, स्केलर क्वांटिटी है, देयर इज नो एनी डायरेक्शन हियर। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, पैन बैलेंस से इसको मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। तो अब देखो, अगर आपसे अब फिजिक्स के हिसाब से कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपका वेट कितना है, तो आपका आंसर कभी भी, मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है उसका वेट है 40, तो 40 केजी अगर आप कहते हो ना, दैट इज नॉट वेट एक्चुअली, दैट इज योर मास। 40 केजी आपका मास है, वेट नहीं है। अगर हम लोग वेट कहेंगे ना तो उसमें आप 9.8 से गुना कर दो या एवरेज 10 से गुना कर दो। कहने का मतलब अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज योर वेट, और अगर आपका मास 40 केजी है तो आपको कहना पड़ेगा अबाउट 400 न्यूटन। कितना बोलना पड़ेगा, 400 न्यूटन। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एक आध दो न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन डाला हुआ है, एन ऑब्जेक्ट वेट 72 न्यूटन। ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 72 न्यूटन। मतलब क्या, W इज इक्वल टू क्या होता है, mg, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 72 न्यूटन ऑन अर्थ। तो यहाँ पे हम GE कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं WE, अर्थ के लिए है। WE हो गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो W इज इक्वल टू mge कर दिया हमने। व्हाट इज द वेट एट r/2 दे रहा है, मतलब कि r का वैल्यू, मतलब रेडियस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, r बराबर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है और ये कितना होता है, r होता है, और हम यहाँ से दे रहे हैं r/2 पर, मतलब ये वैल्यू r/2 है। जिस हाइट पे आपको पूछा जा रहा है मास, देखिए वही है फ्रॉम द अर्थ, r/2 फ्रॉम द अर्थ, है ना। मतलब अर्थ के सरफेस से r/2 हाइट पे है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, कुछ यही क्वेश्चन है ये। अब देखिए
तो W इजिकल टू mg होता है। आपको पता है ना GE बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो GM बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, जहां M क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ होगा ना, और ठीक अर्थ का रेडियस है GM बाई आर स्क्वायर, G बराबर हो गया। और अगर हम लोग WE बराबर लिखेंगे तो मास तो होगा ही होगा, मतलब ये स्मॉल m इंटू G इंटू कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ है ये, बाई रेडियस ऑफ अर्थ का। देखिए यही वैल्यू होगा W इजिकल टू। अगर हम लोग हाइट के लिए बात करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे बात करते हैं, तो आपको याद होगा कि GH इज इक्वल टू क्या होता है, GH इज इक्वल टू क्या होता है, G R बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू मैंने बताया है, अगर आप ये वैल्यू नहीं जानते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए और वहाँ पे मैंने ये वैल्यू आपको प्रूफ करके बताया है ना। इवन इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करके दिया है। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है GH बराबर। अब देखो तो फिर WH बराबर क्या हो जाएगा, M तो होगा ही होगा, ये मैं स्मॉल कर देता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, M। अब देखो M और इनटू क्या हो जाएगा GH, तो देखिए तो हम इसको क्या लिखेंगे, M और GH बराबर देखिए क्या हो जाएगा, G और R बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। और इतने के बदले में तो हम लोग G लिख ही सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू G। तो देखिए M दोनों में है ना, दोनों में है ना, तो हम देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे लिखते हैं, WH बाई WE इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, WH है ना पहले, तो M और G R बाई R प्लस H का होल स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे, बटा WE का वैल्यू क्या हो जाएगा, M और G, यही हो जाएगा। यहाँ पे हम G भी कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू अर्थ के लिए था आपका। ओके, आसान हो गया, देखिए आपके लिए आसान है। तो M और M क्या हो गया, कैंसिल, ये और ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा मेरे पास क्या, देखिए यही बचा ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, WH बाई WE इज इक्वल टू क्या, R बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। देखिए तो ऐसा कर सकते हैं, चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो आप उस वैल्यू को रख करके सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो, मतलब क्या, यहाँ पे ये वैल्यू मेरा क्या है, जैसे देखिए WH का वैल्यू आपको क्या है निकालना है, WE का वैल्यू दिया हुआ है, तो WH बराबर, देखिए मैं पहले यहाँ सॉल्व कर देता हूँ उसके बाद बात करता हूँ। WH बाई W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई R प्लस, देखिए तो H का वैल्यू क्या है, R बाई 2 है, H का वैल्यू क्या है, R बाई 2 है, तो R बाई 2 और इतने का होल स्क्वायर, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए WH बाई WE इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में R है और नीचे में क्या हो जाएगा 2, और इधर क्या हो जाएगा 2R प्लस R का, ये पूरे का होल स्क्वायर में कर देता हूं इस तरह से, होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसको अब देखिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, WH बाई WE इज इक्वल टू, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 2R बाई 3R का होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कट जाएगा, तो देखिए मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं आगे का। अब देखिए क्या हो जाएगा, WH बाई WE इज इक्वल टू क्या, 4/9, कोई प्रॉब्लम है ना। तो हमको WH निकालना है, WH इज इक्वल टू क्या, 4/9, और WE का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 72। आप आंसर निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, देखिए 32 न्यूटन, ये आपका आंसर है। तो आसान है ना,
इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, ऑब्जेक्ट का वेट कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस, फाइंड इट्स वेट ऑन मून। मून पे आपको वेट पूछ रहा है। गिवन देखिए दिया हुआ है जीएम मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून बराबर होता है 1/6 इंटू जी, मतलब g/6 अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का छठवां पार्ट, मतलब 6 पार्ट, 1/6 पार्ट। ओके, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। देखिए आसान है, तो डब्ल्यू बराबर कितना दे रहा है 10 न्यूटन। ओके, डब्ल्यू बराबर कितना दे रहा है 10 न्यूटन, और आपसे पूछ रहा है डब्ल्यू बराबर क्या। डब्ल्यू हो गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ और डब्ल्यू हो गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ओके, अब देखिए जी बराबर तो जी ही रखेंगे हम लोग, जी बराबर जी ही रखेंगे, इसको हम लोग कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जबकि देखिए वहां से जीएम बराबर दे रहा है 1/6 जी, तो देखिए तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जीएम बाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, हम ऐसे लिख सकते हैं जीएम बाई जी इज इक्वल टू 1/6। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये अर्थ पहले करते हैं, मून नहीं करते, पहले अर्थ करते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा m मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू क्या जी, यही हो जाएगा जी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू तो m ही होगा, और g का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो g ही रखते हैं, g का वैल्यू g, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम कोई चेंज नहीं करते। अब देखो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा m इंटू जी एम तो मास हो गया उस ऑब्जेक्ट का, और जीएम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, है ना। अब हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और हम क्या करते हैं 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू m इंटू जी एम बाई m इंटू जी, हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा सा। तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया जी बाई जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। डब्ल्यू मेरा दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम बाई जी इंटू डब्ल्यू, और जी एम बाई जी का वैल्यू क्या होता है 1/6, और डब्ल्यू का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 10 न्यूटन 10। अब आप इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे कितना वैल्यू आएगा 1.67 न्यूटन। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ओके, आसान है ना, बहुत आसान है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसको। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा ही कुछ। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज, मतलब आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, एंड दैट ऑफ मास इज, मतलब आरएम का वैल्यू दिया हुआ है 3200 किलोमीटर। द मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स टू द मास ऑफ मार्स। बिल्कुल, मतलब कि मास ऑफ अर्थ जो है वो मास ऑफ मार्स के कर देते हैं
मास ऑफ अर्थ, हाँ मास ऑफ मार्स के 10 टाइम्स है। मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Me/mm इज इक्वल टू क्या 10, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Me/mm इज इक्वल टू 10। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 200 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस, अच्छा तो WE दिया हुआ है मेरा 200 न्यूटन, मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ दिया हुआ है, और आपको निकालना है WM, मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मार्स निकालना है। देखिए फॉर्मूला मेरे पास है, क्या फॉर्मूला है भाई, तो WE इज इक्वल टू क्या M हो गया ऑब्जेक्ट का मास इंटू GE, यही होता है। हम इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, क्या इलेबोरेट करेंगे, तो M तो मेरा है ही और G इज इक्वल टू GM/r², याद है, तो क्या लिखेंगे G और M/r², मतलब मास ऑफ अर्थ बाई RE का स्क्वायर, तो प्रॉब्लम नहीं, RE का स्क्वायर। अब देखो जरा सा, हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे WM, जब WE लिखा तो WM लिखेंगे, देख रहे हो WM, तो WM इज इक्वल टू क्या हो गया, M तो वही रह जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेट तो एज इट इज है, सॉरी ऑब्जेक्ट का मास तो एज इट इज है। अब M इंटू क्या हो जाएगा GM, इलेबोरेट करते हैं फॉर्मूला को, जैसे हमने इसको इलेबोरेट किया तो M इंटू क्या G, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ मार्स हो जाएगा बाई RM का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लीजिए, चेक करो, आसान है। ये वैल्यू आया और ये वैल्यू आया मेरा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम फाइनली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, मतलब सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। ओके, क्या होगा जरा देखिएगा, मैं ऐसे घेर देता हूं यहाँ पे, देखिए क्या होगा। तो सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है, WM बाई क्या कर देंगे WE कर देंगे। अब देखो WM का वैल्यू मेरा ये है, तो MM पहले M होगा, उसके बाद G, तब क्या होगा MM बाई RM का स्क्वायर होगा, और इसका वाला वैल्यू अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा RE का स्क्वायर बाई M और G और ME हो जाएगा। देखिए तो ऐसा होगा। अब देखिए कैंसिल किसको करेंगे, M और M कैंसिल, G और G कैंसिल हो जाएगा, बच्चा मेरे पास क्या, जरा ध्यान देना, WM बाई WE इज इक्वल टू क्या बच रहा है, जरा देखोगे RE बाई RM का स्क्वायर करेंगे क्या, और इनटू क्या हो जाएगा मास ऑफ मार्स बाई मास ऑफ अर्थ। कोई प्रॉब्लम, वैल्यू पुट करते हैं, मैं वैल्यू पुट करूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करूंगा। चलिए तैयार है। अब देखिए, अब मैं इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं, इतना में पुट हो जाएगा, यहां पुट करते हैं इतना में, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो इतने में इस वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखिए तो मेरे पास क्या आ गया, WM बाई WE, क्लियर है, WM बाई WE इज इक्वल टू RE, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है भाई, तो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर बाई 3200 का होल स्क्वायर। और देखो MM बाई ME और यहाँ है ME बाई MM, तो इसको हम क्या करेंगे 1/10 कर देंगे क्या, देखिए MM बाई ME है और यहाँ पे क्या था ME बाई MM था, उल्टा हो गया ना, तो 1/10 हमने कर दिया, यही वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से 2 0 गया, देखिए 2 बार कटेगा, 32 दूनी 64, 2 बार कट जाएगा। अब देखिए कि मेरे पास क्या आ गया, WM बाई WE इज इक्वल टू क्या 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1/10 मतलब 4/10। आगे बढ़ाते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा,
WM/W इज इक्वल टू 4/10। और आपको याद है W देखिए वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है भाई, वैल्यू दिया हुआ था, हाँ 200 न्यूटन। देखिए 200 न्यूटन दिया हुआ है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, WM इज इक्वल टू 4/10 इंटू WE। तो WM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/10 इंटू 200। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे 80 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन सॉल्व। ओके, तो इस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग इस टाइप का न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, आई थिंक कैलकुलेशन ठीक ही होना चाहिए। यहाँ से तो ठीक लग रहा है, चलिए ओके। तो फाइनली जो है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें कैलकुलेशन में, कोई हो सकता है दिक्कत हो सकती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसको सॉल्व करने की अच्छे ढंग से कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।